नमस्कार जी, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। गुड इवनिंग हिमाचल। 9:30 बज गए हैं जी। आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं आज की प्रमुख खबरें लेकर। और राजेश गंगोत्रा जी, वंशिज कहोल, नर्मदा शर्मा, विपिन अत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। राजन राणा जी नमस्ते, संजीव राणा जी नमस्ते, प्रोमिल कालिया, शेतराम ठाकुर जी, अभिनय डोगरा जी, अनिल सरस्वती जी, उमेश शर्मा जी, संजय चौहान जी, हर्षलता जी, सुमी ठाकुर जी, धीरज शौनक जी, उमेश शर्मा जी, संजू शर्मा जी, एरिन येगर जी, पंकज शर्मा जी, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम सबसे पहले जो है कुछ खास मुद्दों की चर्चा करेंगे। कोविड की डिटेल तो हम आपको देते ही हैं, लेकिन बाकी चीजों में हम जिन मुद्दों की कर्मचारियों की जिन मुद्दों की बात हम करेंगे उनमें हम मुख्य रूप से जो है आज जल रक्षकों का मसला, एनएचएम वालों का मसला, ग्राम पंचायत पशु सहायकों का मसला और एनएचएम दफ्तर के बाहर जो आज एक धरना शुरू हुआ कर्मचारी कमीशन 102 और 108 वालों का, इन मसलों को उठाएंगे जी। और चर्चा इस बात की भी करेंगे कि बीजेपी की जो बैठक पंचकूला में चल रही है, जिसको लेकर बड़ी हाइप है कि मंत्री हट जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे और तमाम दूसरे मुद्दों को भी उठाएंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। बिलोज बालिया जी, अनिता पंडीर जी, चंदन वैद्य जी, सबसे मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दूसरे साथियों तक भी पहुंचे और इस पर कमेंट भी करें। आपकी अगर कोई मांग है तो आप कमेंट के जरिए उसको रख सकते हैं। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में ये बात बाद में भी हमारी टीम के ध्यान में आ जाती है, क्योंकि चलते बुलेटिन में कुछ कमेंट्स जो नहीं लिए जा सकते, लेकिन बाद में हमारी टीम एनालाइज करती है तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है हम लोग जुड़ते हैं जी इस सारे पूरे मामले में। और आज की खबरों में जो है शुरुआत उस मसले से करूंगे जो 2-3 दिन पहले हमने उठाया था कि 60 यूनिट बिजली का जो सरकार ने कहा था 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी थी कि 60 यूनिट तक जो है कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। तो हमने उसी समय जो है ये मसला उठाया था कि फिक्स चार्जेस और मीटर चार्जेस का जो मसला है वो पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या मामला है। ये उनको ऐसे ही लगता है कि एक तो पूरे पहले चार्जेस ले लिए बिजली के और उसके बाद फिर मीटर चार्जेस, फिक्स चार्जेस तो कब तक देंगे कब तक नहीं देंगे, इस पर एक बहस चली थी। आज उस दिशा में एक और कदम बढ़ा है जी, और धीरे धीरे बढ़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में जो बातें आती हैं वो जो है उनको सुनते हैं, देखते हैं और जो अच्छी बात होती है उसको करते हैं। आज बिजली विभाग ने, बिजली बोर्ड ने यह तय कर दिया है कि 60 यूनिट तक बिजली के जो निःशुल्क सेवा वाला जो मामला है, तो जिनको ये मिलेगी उनके जो है मीटर चार्जेस और फिक्स चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। यानी जो 4 लाख परिवार लगभग हैं जो तय किए हैं बीपीएल के, उससे ऊपर वालों को मिलेगा। लेकिन ये ओवरऑल फिर वही बात आ गई कि अगर आपका 60 यूनिट से कम है तो आपके मीटर चार्जेस और फिक्स चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, मतलब बिल्कुल निःशुल्क होगा आपका मामला है। तो ये चीजें ठीक होगी। हालांकि हमारा ये मानना है कि मीटर चार्जेस और फिक्स चार्जेस जो है ये अलग अलग से जो है ये चीजें जो है अब लोगों को तंग कर रही हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लिए जाते हैं। बरसों मीटर चार्जेस लगते हैं, दादा के जमाने का मीटर है, पोता तक मीटर चार्जेस दिए जा रहा है उसमें। तो ये कई इफ्स एंड बट्स हैं। कुछ फेसबुक पे जो है बिजली बोर्ड के स्वनाम धन्य प्रवक्ता भी आए थे कि इसलिए होता है जी, उसलिए होता है। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि बिजली के जब आपने तय कर लिया कि बिजली के आपसे पर यूनिट ये चार्ज लेंगे तो उसके बाद कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता है कि ये छुपे हुए चार्जेस हैं। हम नहीं कहते कि ये चार्जेस वैलिड नहीं है, हो सकता है वैलिड हो, लेकिन एक मुश्त करिए, क्लैरिटी रखिए कि अगर किसी की इतनी यूनिट खर्च हुई है तो उसका ये स्लैब है और वो खुद तय कर ले कि उसका क्या बिल आएगा। ये थोड़ा ना कि आपने जो है पहले बिल दिया 900 रुपए का, फिर सब्सिडी मिला के वो 600 का हुआ और बाद में ये चार्जेस वो चार्जेस मिला के फिर 750 का हो गया। इसलिए लोगों को लगता है कि जो है उस तरह से बात नहीं बनती। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 60 यूनिट तक बिजली बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और जिनके 60 यूनिट से कम होंगे या 60 यूनिट तक होंगे उनसे मीटर चार्जेस और फिक्स चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। तो ये बहुत मुबारक जी जिनके लिए जो कम बिजली खर्चते हैं। और एक दुखद खबर भी है, सिरमौर के बड़ू साहब में अकाल अकेडमी चलती है, उसके संस्थापक संत बाबा इकबाल जी आज स्वर्गागमन कर गए हैं। आज उन्होंने अपना ये शरीर त्याग दिया है, नश्वर संसार को छोड़कर चले गए हैं। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, चंडीगढ़ में पीजीआई में दाखिल थे। बीते 2 दिन पहले ही उनको अकाल अकेडमी बड़ू साहब लाया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। इसी 26 जनवरी को उनको पद्मश्री पुरस्कार देने की भी जो है सरकार ने घोषणा कर थी, लेकिन इससे पहले कि वो इस पुरस्कार को ग्रहण कर पाते वो इस नश्वर संसार को छोड़कर चल गए। हम वाहिगुरु से ये अरदास करते हैं कि उनकी आत्मा को, इस पवित्र आत्मा को, इस समाज सेवी आत्मा को जो है
आप अपने चरणों में स्थान दें। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी संत बाबा इकबाल सिंह जी के निधन पर जो है शोक प्रकट किया है। तमाम जगह से जो है इस पे जो है ओबिचुरीज पे जो है वो शोक संदेश आ रहे हैं जी। तो ये दो खबरें, और उसके बाद अब बात करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में 1834 केस आए हैं। बस 1 मिनट में निपटाता हूं, उसके बाद आते हैं अपने मुद्दों पे। 1834 केस आए हैं, 2005 ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर हमारे पास एक्टिव केसेस जब 9,453 रह गए हैं। आज मौतें 8 हुई हैं जी। और इन मौतों का भी मैं आंकड़ा आपको दे दूं, 8 मौतों का जो मामला है, क्योंकि मौतें हमारे यहां लगातार हो रही हैं। ये 8 मौतें जो हुई हैं आज, इनमें से चंबा में 2 हैं, शिमला में 2 हैं, कांगड़ा में 2 हैं, ऊना में 1 है और कुल्लू में 1 है। कुल मिला के 8 मौतें हुई है, जिसमें से 6 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। केसेस की अगर बात करें तो उसका मैं डिटेल आपको बाद में दूंगा। एक सैंपल आपको करेक्ट सा दे देता हूं। 111 केस बिलासपुर में आए हैं जी, 111 केस बिलासपुर में, 60 केस चंबा में, 162 हमीरपुर में, 349 कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में 4, किन्नौर में 20 केस आए हैं, कुल्लू में 51 आए हैं, मंडी में 226, सोलन में, शिमला में 402, सोलन में 148, सिरमौर में 150, ऊना में 153 केसेज आए। कुल मिलाकर 1834 केस हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन 1714 बता रहा है, लेकिन उसमें ऊना के और सिरमौर के केसेज जो है वो बढ़कर आए हैं। सिरमौर में गवर्नमेंट का बुलेटिन 82 बता रहा था, अब 150 हो गए। तो ये 1834 के आसपास चला गया है मामला। और लगातार जो है हम अगर बात करें तो 13 दिन में 94 डेथ जो अब तक हो चुकी हैं। इस महीने की अगर बात करें तो 1 महीने के भीतर कांगड़ा में जो है 7,000 से ऊपर केसेज आ चुके हैं। तो ये अपने आप में जो है चिंता का विषय। और 27 मौतें कांगड़ा में हो गई है। लगातार ये परेशानियां बनी हुई हैं। तो अब दूसरी खबरों की बातचीत करते हैं जी। इसका डिटेल में कोविड का आपको एंड में जरूर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। बड़ी चर्चा है जी। आज मुख्यमंत्री ने भी जो है पंचकूला में बैठक के लिए जाने से पहले जो है एक चर्चा शुरू कर दी कि मंत्रिमंडल में कोई विस्तार हो सकता है, उसकी संभावना रहती है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री हमेशा ऐसा ही बोलते हैं और हमेशा रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली जानकारी की कुछ खबरिया चैनल आपको बता रहे होंगे कि वहां कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, वहां इस ग्रुप की बैठक हो रही है, वहां ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी कोर ग्रुप की बैठक नहीं हो रही जी। बीजेपी हिमाचल प्रदेश के किसी कोर ग्रुप की बैठक नहीं हो रही। और जो बैठक हो रही है पंचकूला में, वो वास्तव में संगठन का जो उत्तर क्षेत्र का कामकाज देखने वाले लोग हैं, वो एक नियमित अंतराल पर जो है परिवार संगठन इसको बोलते हैं। इसको नाम जो उन्होंने दिया है वो परिवार संगठन दिया है। इसमें बीजेपी एक इकाई है, इसमें आरएसएस रहता है, इसमें बाकी जो संगठन है विचार परिवार के वो रहते हैं। और सारे मिलकर जो है समीक्षा करते हैं कि कहां किस प्रदेश में खासतौर से जहां जहां उनकी सरकार है वहां क्या किया जाना चाहिए, जहां नहीं है वहां क्या किया जाना चाहिए। तो ये जो बैठक हो रही है पंचकूला में, उत्तर क्षेत्रीय बैठक हमेशा पंचकूला में होती है, इनका सेंटर है वहां पे, उसमें होती है। संघ परिवार के जो सदस्य हैं, जो उत्तर क्षेत्रीय प्रभारी हैं, वो इस बैठक को अमूमन लेते हैं। अभी कौन लेगा कौन नहीं ये जानकारी नहीं है। हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, संगठन मंत्री और तीनों महामंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे, ऐसी सूचना दी गई है। लेकिन ना तो इसमें प्रभारी होंगे ना सह प्रभारी होंगे, यानी कि ये कोर ग्रुप की बैठक नहीं है। ना इसमें बीजेपी के प्रभारी होंगे ना इसमें बीजेपी के सह प्रभारी होंगे। ये जरूर है कि इसमें कुछ विचार विमर्श आएगा, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो सो कॉल्ड रिपोर्ट है कि मंत्रियों को हटा दो, ये हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर की खबर हम आपको बता दें कि किसको हटाया जाना है, किसको नहीं हटाया जाना है, ये सारी चीजें तय हो गई हैं। लिफाफा बंद करके रख दिया गया, उस पर पता लिख दिया गया है, उस पर पता लिख दिया गया है और उसको सिर्फ पोस्ट होना है, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। इसलिए अंदर की सूचना हम आपको बता दें कि सरकार से पहले संगठन में बदलाव होगा, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ते हैं। चाहे सरकार हो या ना हो, संगठन ही हमेशा चुनाव लड़ता है, क्योंकि सरकार तो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ही जो है चली जाती है और फिर जब रिपीट करती है तो अलग बात है। हालांकि 1985 के बाद यहां की सरकार ने रिपीट भी नहीं किया, लेकिन चुनाव हमेशा संगठन लड़ता है, सरकार जो है उपचुनाव लड़ती है, जो उसने पीछे लड़ा। तो इसलिए संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। और बीजेपी के हाईकमान को यह भी समझ में आ गया है कि बल्ब बदल दो, ये वाली ट्यूबलाइट बदल दो, अगर इससे कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ट्रांसफार्मरों को बदलने की जरूरत है। आपने देखा ना पीछे बहुत सी बर्फबारी हुई, कई दिन तक बर्फबारी होती रही, 3-4 दिन, तो उसके बाद कई ट्रांसफार्मर ठप हो गए, लोगों के घरों में अंधेरा छा गया। लोगों के घरों में अंधेरा इसलिए नहीं छाया कि उनके घरों के बल्ब फ्यूज हो गए, वो इसलिए हुआ कि ट्रांसफार्मर ठप हो गए। तो यहां भी कई ट्रांसफार्मर ठप हैं और उनको बदलने की जरूरत है और वो बदले जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि सरकार से पहले संगठन में फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री ने ठीक कहा, उनसे पूछा गया कि क्या कोई संभावना है, तो उन्होंने कहा कि संभावना हमेशा रहती है फेरबदल की। विस्तार तो होगा नहीं मंत्रिमंडल का, 12 हो सकते हैं, छोटे राज्यों में जो नियम है उसके तहत 12 है मुख्यमंत्री को मिला के, तो अब फेरबदल ही होगा। चाहे वो विभागों में फेरबदल हो,
चाहे मंत्रियों की छुट्टी हो, तो इसकी छुट्टी हो जाएगी, उसकी छुट्टी हो जाएगी, नहीं जी। अब ये, क्योंकि देखिए वैसे भी सरकार का जो मामला है, हमें लगता है कि अब सरकार तो चुनावी मोड में है, 6 महीने बाद चुनाव, 7 बाद धुंध भी उसकी बच चुकी है, सारे के सारे इलेक्शन मोड में आ गए हैं, तो अब जो बदलना होगा लोग ही बदल देंगे। लेकिन क्योंकि संगठन को चुनाव लड़ना है, इसलिए पहला बदलाव संगठन में होगा। सरकार में क्या बदलाव होते हैं वो भी समय बताएगा, होंगे वहां भी, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएंगे ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि चुनाव निपटते ही या चुनाव से पहले ही संगठन में बदलाव हो जाए। और क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको लेकर कई चीजें हैं। कल कुछ लोग भी मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से, उनकी भी मुलाकात है इस बैठक के लौटने के बाद, उसमें भी कई चीजें जो है सामने आएंगी। तो ये मामला होगा जी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो न्याय मांग रहे हैं। एनएचएम के लोग पिछले 3 दिन से लगातार काले बिल्ले लगाकर जो है वो, राजकाल्टा जी आ रहा हूं मैं, जल रक्षकों की बात हुई है। एनएचएम के लोग पिछले 3 दिन से लगातार काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। हालांकि वो काम कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह से आप हमारी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, एनएचएम के कर्मचारी जो हैं वो एक तरह से रोष प्रकट कर रहे हैं। रोष इस बात का प्रकट कर रहे हैं कि 26 साल के आसपास उनको अरसा हो गया, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि वे कब रेगुलर होंगे। सरकार ने उनके लिए रिटायर होने की तो सीमा तय कर दी 58 ईयर्स, लेकिन बाकी चीजें तय नहीं हुई हैं जो उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी। जो नियमितीकरण का मामला है वो नहीं मामला है। कल एक पीआईपी सरकार ने जो है अप्रूव भी करवाई है सेंटर से। उसके बाद कल जो है एनएचएम संघ के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था कि अरे आपको वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। सीधा सा मतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश थे। लेकिन इसके बावजूद जिन अफसरों को उन पदाधिकारियों से, एनएचएम संघ के कर्मचारियों से बातचीत करनी है, वार्ता करनी है, उनसे पूछना है कि भैया तुमको क्या समस्या है, कैसे हल किया जा सकता है, जिन्होंने इस पूरी समस्या का हल ढूंढना है, वो कुंभकर्ण बने बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अगर ये कहा कि आपको वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, तो इसका मतलब था कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, सीधा सा मतलब है। लेकिन मुख्यमंत्री भी हैरान थे कि इनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। अब वार्ता के लिए किसने बुलाना है? किसने बुलाना है? अफसरों ने जी। चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी है, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी है, जिन के साथ इनका या पर्सनल के सेक्रेटरी है, जहां जहां इनका मामला है, उन लोगों को बुलाना है जो स्टेक होल्डर्स बाकी हैं। लेकिन वो नहीं बुला रहे, वो कुंभकर्ण बन रहे। एक बोलता वो बुलाएगा, दूसरा बोलता वो बुलाएगा, और इस तरह से 10 से 5 का एक दिन निकल जाएगा, फिर कल की कल देखेंगे जी। ये समस्या है। इसलिए इन लोगों का रोष जो है उन कुंभकर्ण नौकरशाही, जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, उसके खिलाफ जो है उबल रहा है। और इसका खमियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा जब ये आंदोलन आगे जाएगा। उन्होंने पहले ही जो है 2 फरवरी को जो है बातचीत कर रखी है कि हम जो अपना हड़ताल जो करेंगे, 2 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल करेंगे। लेकिन अगर तब तक बनाया नहीं गया तो निश्चित तौर से इन लोगों के सब्र की भी एक सीमा है जो अब टूट रही है। और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज हो जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पे जो है असर पड़े, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत संजीदगी से ये काम करने वाला तबका है एनएचएम वालों का। और लेकिन असली बात वही है, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, उनके ध्यान में मामला है, लेकिन जिन्होंने सुलटाना है सारी चीजें मुख्यमंत्री ने थोड़ा करनी है। जिन्होंने करना है वो नौकरशाही सोई हुई है। तो नौकरशाही जो कुंभकर्ण बन के सोई है वो जाग जाए, नहीं तो उसकी लंका लगने वाली है। क्योंकि ये कर्मचारी अब डू और डाई पर आ गए हैं। ये कहते हैं कि जब 12 स्टेट्स में हमारे लिए नीति बनी है तो इस स्टेट में क्यों नहीं बन सकती। और इनको कहा भी गया था कि आपको रेगुलराइजेशन की नीति बनाएंगे। 2017 के आसपास शायद ही बना था। और उसके बाद 2 जगह पर, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऐसा हुआ भी था। कुछ लोगों को रेगुलर किया भी गया, लेकिन बाकी लोग वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन इनकी शराफत का नौकरशाही नाजायज फायदा उठा रही है। नाजायज फायदा जो है जल रक्षकों की मजबूरी का भी उठाया जा रहा है। लगभग 11 साल से इस प्रदेश में जल रक्षक रखे जा रहे हैं। पैसे कितने मिलते हैं? 3600 रुपए पर महीने, यानी 120 रुपए के आसपास एक दिहाड़ी बनती है। आप खुद बताइए 120 रुपए कहां दिहाड़ी है? मनरेगा किससे ज्यादा है? आम घर में कोई मजदूरी करे उससे ज्यादा है। लेकिन ये वो लोग हैं बेसिकली जो जल रक्षक लगे थे। इनमें से बहुतों ने, किसी ने फिटर का, किसी ने पंप ऑपरेटर का, किसी ने दूसरा संबंधित जो डिप्लोमा है वो कर रखा था। और उसको लगा कि चलिए फिलहाल मैं यहां इस डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाता हूं और उसके बाद आगे चीजें खुल जाएंगी। लेकिन चीजें तो जनाब खुल के रही, उल्टा क्लोज कर दी गई। इनके साथ क्या न्याय होता है कि जब भी बजट आता है तो कहा जाता है कि 100 रुपए बढ़ा दो, 200 रुपए बढ़ा दो। एक बार 700 बढ़ा था और इस तरह से 100-200 बढ़ा के जो मामला खत्म कर दिया जाता है। ताली बजवा ली जाती है कि बजट में फलानों की दिहाड़ी, होमगार्ड की दिहाड़ी 150 बढ़ गई, उसकी दिहाड़ी 200 बढ़ गई, उसकी 100 बढ़ गई, प्रधानों का 150, 200, 300 बढ़ गया। इस तरह से जो है रेवड़ियां
बांट कर जो है सरकार लोहड़ी मनाती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि किसको कितनी जरूरत है। होमगार्ड को भी परिवार चलाने हैं। आप उनको 675 रुपए की दिहाड़ी देते हैं, लेकिन 90 दिन की ब्रेक के बाद फिर उनकी सर्विस ब्रेक होती है। 90 दिन के बाद उनके लिए भी कोई नीति नहीं है। तो जल रक्षकों के लिए कोई नीति नहीं है जी। 11 साल से ये लगे हुए हैं और 3600 रुपए मिलता है, और वो भी हर महीने नहीं मिलता है। कभी 3 महीने, कभी 4 महीने। अभी सितंबर के पैसे नहीं मिले जिनको। 9000 इनकी संख्या है, और ये चाहते हैं कि जिनको 7 साल हो गए हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए दिए जाए। कम से कम 10,000 रुपए दिए जाए, या फिर एट पार बेलदार जो है वो लाया जाए। ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह से बाकी विभागों की जो नीतियां हैं वो बनी हुई हैं, और उन्हीं में जो है देखिए ये, और जो 8 साल से ऊपर वाले हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, ये चाहते हैं। जल रक्षक चाहते हैं। हमारे बहुत से जल रक्षक भाई जो है यहाँ पे जो है कमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को जो कमेंट करें तो ये बात आप जो है ऊपर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब देखिए कहां नीतियों में फेरबदल होता है। अभी पीस मिल कर्मचारियों ने हड़ताल करी, उनके लिए सरकार ने फैसला किया, एचआरटीसी के जो पीस मिल कर्मचारी थे, कि जिन्होंने डिप्लोमा इत्यादि किया है उनको जो है 6 साल के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लेके फिर अगले नीति के अनुसार रेगुलर कर दिया जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया उनको 7 साल के बाद। लेकिन यहां ऐसी भी कोई नीति नहीं है। ये चाहते हैं कि यहां भी कर दो, अगर किसी के पास डिप्लोमा है तो उसको पोस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाए। जल शक्ति विभाग में ऐसा तो है नहीं कि पोस्ट नहीं है। और आप देखिए, ये कहने को इनकी ड्यूटी जो है 1 या 2 घंटे की है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैंक की पानी छोड़ना है सुबह भी और शाम को भी, टैंक की मेंटेनेंस, टैंक में ब्लीचिंग पाउडर डालना है, बाकी चीजें करनी है। और तो और जब बिजली के बिल आते हैं तब भी यही घर घर जाके देते, माफ कीजिएगा, जो पानी के बिल आते हैं तब भी यही जाके घर घर देते हैं। कहने को यह अंशकालिक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूर्णकालिक है। और अंशकालिक अगर आप सुबह 2 घंटे, शाम के 2 घंटे के लिए हैं, तो दिन में आप कुछ नहीं कर पाते, ये ख्याल रखना। हालांकि इनमें तो दिन में भी ड्यूटी है। तो ये लोग जो है परेशान हैं, और ये चाहते हैं कि जो लोग हायर एजुकेटेड हैं, इनमें से 9000 लोगों में से जिनके पास कोई डिप्लोमा है, आईटीआई है, फिटर का डिप्लोमा है, पंप ऑपरेटर का डिप्लोमा है, तो उनको उस अकॉर्डिंगली जो है 7 साल के बाद जो है या 8 साल के बाद जो उनको अकॉर्डिंगली वहां पे एडजस्ट करके पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, फिर रेगुलर पे लिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिसी तो बने। आप देखिए, मैं फिर से आपसे, जो तमाम लोग बाकी जुड़े उनसे भी पूछता हूं, क्या 120 रुपए दिहाड़ी जायज है? जब हम गांव में किसी को काम पे लगाते हैं तो मजदूर की दिहाड़ी जो है मिनिमम 300 रुपए है। अच्छा तगड़ा मजदूर होगा तो 400 भी मांगता है और 500 भी मांगता है, और कई जगहों पे मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी बराबर है। कंस्ट्रक्शन वर्क में देख लीजिए, बाकी कामों में देख लीजिए। और अगर आपने प्राइवेट किसी को बुलाना है छोटे मोटे काम के लिए तो 200-300 रुपए वैसे ले जाता है। और इनको सरकार क्या देती है? 120 रुपए दिन का, और वो भी हर महीने नहीं देती, कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद, और इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इनकी ओर भी ध्यान दे। जब सबको सरकार नियमतें बांट रही है, सबको सरकार उनके हक दे रही है, हम ये नहीं कहते कि किसी को जो एक्स्ट्रा दे रही है, जो जिसका हक बन रहा है उसको दे रही है, तो यहां जिसका हक रह गया है और बनता है उसको भी दिया जाए। ये जल रक्षकों का मामला है। हमारी बात हुई थी अभी, इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ज्वालू राम जी, उन्होंने भी कहा कि हमारी मांग यही है कि कुछ तो नीति हो, ताकि हमको लगे कि हमारा भविष्य कहां है, कुछ तो पता लगे ना। ये अब जाहिर है कि जरूरत होगी, जरूरतमंद है तभी इतने कम पैसे पे लगे, नहीं तो कौन लगता है। लेकिन जरूरतें सब वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, महंगाई भी तो बढ़ रही है। सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो है सरकार फैसला ले, और फैसले की घड़ी जो है अब वो भी ग्रामीण पशु चिकित्सा शिकायत जो भी GPV है, ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, ये भी चाहते हैं कि इनके फैसले की घड़ी भी जो है अब जो है 1-2 दिन में ले आया सरकार, कैबिनेट से पहले 3 तारीख को कैबिनेट थी, तो इनका प्लान उस तरह से था कि ये 3 तारीख को जो है हड़ताल करेंगे अगर इनकी कैबिनेट में मामला नहीं लगा तो। लेकिन अब कैबिनेट प्रीपोन हो गई है, तो ये GPV वाले जितने लोग हैं ये अब 31 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलेंगे कैबिनेट से पहले। कल शाम ये पशुपालन मंत्री से भी मिल रहे हैं और उनसे भी अपनी जो है बात रखेंगे। इनके साथ भी देखिए बड़ा दिलचस्प मामला है। सरकार ने इनके लिए पॉलिसी बना दी है कि आपको रेगुलर किया जाएगा। ये इसी सरकार ने 2018 में कहा था कि इनको आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लेके रेगुलर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे लेके रेगुलर करना भूल गए जी। 8 महीने हो गए, 507 लोग हैं, और ये जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 8 अगस्त को, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 5 महीने हो गए जी। इनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी पूरा हो चुका है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी 3 साल का पूरा हो चुका है, अब तो 2 साल की पॉलिसी आ गई है, उसको मिला देंगे तो 1 साल एक्स्ट्रा हो गया।
हम तो सरकार कह रही कि 2 साल बाद रेगुलर कर देंगे, लेकिन जो पुराना था मामला उसके आधार पर भी अगर 3 साल भी देखा जाए तो 3 साल भी इनके जो 8 अगस्त को पूरे हो गए थे। 26/4/2018 को इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था। कुल मिलाकर ये 850 पोस्ट निकली थी। 2010 से 2012 का ये बैच था और उसमें जो है कुछ लोगों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी और बाकी जिन्होंने ज्वाइन की थी उनमें से 2 बैच जो थे रेगुलर हो गए थे, 133 का और 121 का। 254 लोग जो रेगुलर हो गए थे, 507 लोग ये रह गए थे। ये इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है, लेकिन अभी इनको पता नहीं है कि कब रेगुलर होंगे कब नहीं। तो ये भी चाहते हैं कि अब जब पे फिक्सेशन हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो इनको भी अगर राहत मिल जाए तो अच्छी बात है। ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और सरकार ने देश भर इनको करना ही है, तो लटकाना क्यों है? लटकाना क्यों है? जब इनका समय पूरा हो गया है तो इनको भी कर देना चाहिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पशुपालन मंत्री से, माननीय कैबिनेट से, माननीय सरकार से हमारा आग्रह है कि इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये मामला भी जो है, ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या कम है तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में संख्या बल का अपना एक महत्व है, लेकिन यहां एक वोट से भी लोग हारे हैं। कोटलाड में 3 वोट से हारे थे रामदास मलांगड़ जी, अब इस दुनिया में नहीं है। 3 वोट से जीते थे, माफ कीजिएगा, हारे नहीं, 3 वोट से जीते थे। तो यहां 3 वोटों से भी, वहां आपको कृष्णा मोहनी जी, वो भी नहीं है इस दुनिया में, उनका वाला रिजल्ट भी होगा, जिसको लेकर बाद में महेंद्र सोभत जी लंबी लड़ाई लड़े थे। बाद में कृष्णा मोहनी जी अनसीट भी हो, वो भी छोटे वोटों का मामला था। तो 15 वोट 20 वोट से हारे यहां होती रही है और 507 बहुत होते हैं और 507 तो ये है, इनके परिवार भी हैं। तो ये जो है पूरा मामला देखना चाहिए। और एक और एनएचएम के दफ्तर के बाहर आज एक अनशन और भी शुरू हो गया। ये इन्होंने जीपीबीए वालों ने जो है स्पष्ट किया है कि अगर हमारी फाइल कैबिनेट में नहीं लगती और उस पर कोई फैसला नहीं होता तो उसी दिन से फिर ये अपना अनशन जो वहीं से शुरू कर देंगे। जो पहले 3 से होना था, 3 से इसलिए होना था क्योंकि 3 को कैबिनेट थी, तो इन्होंने कहा कि कैबिनेट में राहत मिलती है ठीक है, नहीं तो हम जो है अपना क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। तो अभी कैबिनेट प्रीपोन होगी तो इनका मामला भी प्रीपोन हो गया। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हमारी जो है उस दिन कैबिनेट में बात नहीं आती है, हमारे ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो फिर हम मजबूर होंगे। और हम सरकार से ही चाहते हैं कि जो पहले से मजबूर हैं उनको इस तरह के कामों के लिए मजबूर ना करें, चाहे वो ये जीपीबी वाले हों, चाहे एनएचएम वाले हों, चाहे ये जल रक्षक हों। इनको ये पहले मजबूर है, इनको हड़ताल अनशन जैसे स्टेप उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए, अदरवाइज ये मामला और बिगड़ सकता है। और अफसरों का कुछ नहीं जाएगा, अफसरों का कुछ नहीं जाएगा जी, अफसरों का कुछ नहीं जाएगा, ना उनका आज तक गया है ना जाएगा। वो अपना हिसाब किताब ठीक रखते हैं। लेकिन परेशानी किसको होती है? परेशानी उनको होती है जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, जो सरकार होती है, जिनमें 5-5 साल बाद लोगों से मैंडेट लेना होता है। अफसरों को आम आदमी से अगर कोई लेना देना हो तो फिर तो चाहिए क्या? फिर तो ये देश रातों रात सोने की चिड़िया बन जाएगा, मेरा प्रदेश सच में शिखर पे चला जाएगा। लेकिन समस्या वही है, ये करते नहीं है। तो एनएचएम वालों की हम बातें देख रहे हैं जी, लगातार आ रही हैं जो। और अब जो है एनएचएम के दफ्तर के बाद शिमला में आज एक क्रमिक अनशन शुरू भी हो गया है और ये क्रमिक अनशन शुरू किया है 108 और 102 जो एम्बुलेंस सर्विस है उसके जो कुछ लोग जो है जिनकी नौकरी चली गई है उन लोगों ने शुरू किया था। और इनको जो है C2 का समर्थन जो है वो मजदूर संगठन C2 का समर्थन मिला है। दरअसल मामला यह है कि पुरानी कंपनी जो एम्बुलेंस चलाती थी उसका जो है अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और नई कंपनी को सरकार ने दे दिया। अब ये नई कंपनी कौन है बिहार की, इसका क्या कनेक्शन है, ये एक अलग विषय है, एक अलग विषय है। ये भी बड़ा दिलचस्प विषय है, इस पे भी आएंगे किस दिन। लेकिन इस नई कंपनी ने क्या किया कि पिक एंड चूज किया, जो पहले से लगे थे उन सबको कैरी नहीं किया, कुछ को कैरी किया, कुछ को नहीं किया। और जिनको कैरी नहीं किया वो अब परेशान है कि इतने साल वो नौकरी करते रहे और उनका हुआ क्या। इसलिए आज से उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। C2 का जो है इसमें समर्थन जो है C2 का मिला हुआ है इसमें। और उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको C2 के आंदोलन तो आप जानते हैं कि किस तरह से चलते हैं। तो ये सारे मामले थे जी आज के। और अब जो है अगर किसी भाई को मैं कमेंट्स देख लेता हूं, जल रक्षकों का बिल्कुल जी, लकी राजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जल रक्षकों का बिल्कुल करो, नहीं तो इन्होंने भी कह दिया, देखिए लिख रहे हैं कि हम भी 3 तारीख को आ रहे हैं। हालांकि कोई इस तरह का मेरे पास जल रक्षकों का वो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए जल रक्षकों को वही बात आ गई, नहीं 120 रुपए क्या होते हैं, 120 रुपए कुछ नहीं होते। एक मंत्री महोदय मुझे एक समय रोटी भी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं नाश्ता करके दिखा दे, जिसको हम कहते हैं कि हल्का नाश्ता करते हैं जी, तो वही करके दिखा दे 120 रुपए में, हम मान जाएंगे कि 120 रुपए में रोटी खा सकते हैं। अगर आप बस से कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपको खाना खाना पड़ जाता है, 80 रुपए लगते हैं जी, 70-80 का रेट है, और वो भी सिर्फ दाल चावल का।
बंदा आके आपके पास खड़ा होता है कि आप कौन से वाला खाना लेंगे जी, नॉर्मल वाला लेंगे कि स्पेशल वाला लेंगे, मतलब स्पेशल वाला तो 100 में है और नॉर्मल वाला तो 70 रुपए में या 80 रुपए में है। ऐसी स्थितियां हैं। डाइट रेट्स इस तरह से हैं। लेकिन जनाब को 120 रुपए देकर ही सरकार सोचती है कि जल रक्षकों पे बहुत ज्यादा एहसान कर दिया। बहुत से बच्चे इसमें से पढ़े लिखे हैं, उनको जो है एडजस्ट किया जा सकता है अगले पदों पे, और वो चाह रहे हैं कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। कुछ नहीं तो जैसे पीडब्ल्यूडी में बेलदारों को एक तय साल के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर उनको रेगुलर किया जाता है, उसी तरह से किया जाए, लेकिन कोई समग्र नीति तो हो। हर विभाग की अलग नीति मजदूरों को लेकर है। ये बड़ी समस्या है इस प्रदेश की, ये बड़ी समस्या है। उधर ऊपर से आउटसोर्स वाला मामला आ जाता है। हम शुरू से कह रहे हैं कि आउटसोर्स पे रखते क्यों है। फिर जो आपने ये अधीनस्थ कर्मचारी योग या दूसरे आयोग रखे हैं, ये काहे के लिए रखे, इनको बंद कर दो अगर आउटसोर्स पे रखना है। आउटसोर्स सीधे सीधे घपलेबाजी है सरकारों की, कुछ कंपनियों के साथ मिली भगत है, कंपनियों को जो है कंपनियों के साथ मिली भगत है। कंपनियों को क्यों ठेके, तीसरी पार्टी को क्यों ला रहे, जब सरकार ने पैसे देने हैं तो सरकार पहले कंपनी को पैसे देगी, कंपनी आगे आउटसोर्स बंदे रखेगी, उनके भी पैसे मार लेगी आधे। ये क्या मतलब है इसका। और फिर जब आपको एंड में आउटसोर्स के लिए नीति बनाने के लिए मजबूर होना ही पड़ रहा है, तो क्यों ना सरकार ये फैसला ले कि आउटसोर्स पे किसी को नहीं रखा जाएगा। जिसको रखा जाएगा उसको सीधे तौर पर सरकार अपने अधीन ही नौकरी पे रखेगी। एनएचएम वालों को कह रहे थे कि आप तो दूसरी एजेंसी के हैं, आप सेंट्रल एजेंसी के हैं, भैया काम आपके यहां करते हैं। कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें एनएचएम के जो कर्मचारी नहीं है। एनएचएम तो एक फंडिंग एजेंसी है राष्ट्र की, काम यहां कर रहे हैं स्टेट्स में, और बाकी स्टेट्स ने जब नीतियां बनाई तो यहां क्यों नहीं बन सकती। और यहां भी दो अस्पतालों में तो है, आईजीएमसी में है और टांडा मेडिकल कॉलेज में है, तो बाकियों को क्यों नहीं लगते। अच्छा नहीं बना सकते आप, तो आप उनको मर्ज कर लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट में। वहां कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, हजारों पोस्टें खाली पड़ी हैं वहां पे। मेरा हल्दी दूध जरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी भी तबीयत ठीक नहीं। तो ये बात है जी। तो ये इनका जो एनएचएम वालों को अब तो आंखें खोलो सरकार अभियान है, ये जो है अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा मामला अफसरों की वजह से बिगड़ जाएगा, क्योंकि नौकरशाही कुंभकर्ण बनी हुई है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मामला निपटे, तो बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी इनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। जल रक्षकों का मामला मुख्यमंत्री के साथ हम कल व्यक्तिगत रूप से भी उठाने की कोशिश करेंगे। अभी मुख्यमंत्री इसमें बैठक में है, और जिस बैठक को लेकर जिस बैठक की हम चर्चा करें उसको लेकर है। और देखिए ये छोटी छोटी बातें आधी करते हैं आधी छोड़ लेते हैं, आधी करते हैं आधी छोड़ लेते हैं। पुलिस वालों के साथ भी यही हुआ। पुलिस पे बैंड का मसला था, सरकार के ध्यान में आया। अधिकारियों ने क्या किया, आईएएस और आईपीएस लॉबी आपस में उलझ गई, और आईएएस लॉबी ने आईपीएस लॉबी का पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ इस मंशा के तहत आधी अधूरी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री से करवाई। और उसका खमियाजा क्या हुआ कि आधे लोगों को तो फायदा हो रहा है और आधे लोग अभी भी लटके हुए हैं। मांग क्या थी पुलिस वालों की कि बाकियों की तरह हमारा भी टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि वो तो रेगुलर पे है, जो सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है या जो हमको वेतनमान रेगुलर देना है आपने, वो 2 साल कर दिया जाए। सिंपल था, लेकिन उसमें 3+2 2+2 के फंडों की क्या जरूरत है। सिंपल कर दीजिए, बाकियों की तरह कर दीजिए। बाकी कर्मचारी भी आपके 2 साल के रेगुलर, पहले 3 के बाद होते थे, शुरू में तो 6 था, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, अब सरकार ने 2 कर दिया, तो इनके ऊपर भी वही लागू कर दीजिए। 2200 कांस्टेबल फंस गए और 22 को निकाल दिया, और कह रहे हैं कि जी बाकी कर्मचारियों के साथ कैसे लेंगे। इनकी ड्यूटी 24 घंटे की है, दिन रात 24 घंटे, कोई मौसम हो, सड़क पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, कोई रैली हो रही है, रेला है, मेला है, खेला है, सब जगह तो ये मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को। कोरोना के मामले में ये सबसे ज्यादा संक्रमित विभाग अगर कोई है तो ये है। इन लोगों को सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार होना पड़ा। कल भी 23 लोग अकेले जो है आईआरबीएन की जो बटालियन है वहां से आए थे, स्को से लगातार। अभी देखिए पंजाब में ड्यूटी है, वहां भी जो है कंपनियां जाएंगी, 10 कंपनियां वहां भी जाएंगी। ये वही लोग हैं 2015 के बाद के। तो 2015-16 वालों को तो आपने रिलीफ दे दिया, 17, 18, 19 वाले जो बच्चे, 17 वाले वो 17 का बैच, वो जो 18 में आया था, 18 का बैच उसके बाद है, तो ये 22 लोग बच गए हैं। क्यों नहीं एक रूपता होती, हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबके लिए एक रूपता हो। जस्टिस का मतलब ये होता है, नियम, किसी नियम की 2 व्याख्याएं नहीं हो सकती, सबके लिए नियम बराबर हो और उसकी अलग अलग व्याख्या ना हो, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी एनएचएम वालों को जुड़ने के लिए, पुलिस वालों को जुड़ने के लिए। आज मुख्य रूप से हमने जो है पुलिस वालों की बात नहीं हम कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम लगातार कर रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, शुभरात्रि सबको, थैंक यू वेरी मच जी। मीनाक्षी चौधरी जी, जस्टिस फॉर एनएचएम जी।
डिपो होल्डर का मामला उठाएंगे जी, बिल्कुल उठाएंगे सर। प्रताप ठाकुर जी थैंक यू जी। एनएचएम की भी 24 घंटे की ड्यूटी है जी, बिल्कुल ठीक बोला जी आपने जी। राकेश राणा राजपूत जी 500 जीपीवी रेगुलराइजेशन, हमने ये मसला उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि कैबिनेट में कुछ ना कुछ होगा जी। सुनील राणा जी एनएचएम अब तो आंखें खोलो सरकार। अनिल गढ़ी जी जल रक्षक का मुद्दा जोर शोर से जी, बिल्कुल बिल्कुल सरकार से उठाएंगे, आपके सामने हमने उठाया, आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और इसका फायदा ये होता है कि और जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं ये वहां तक चीजें पहुंचती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। कल फिर मुलाकात होगी जी, सुबह 11 बजे हमारा बुलेटिन होता है, उसमें भी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा आग्रह और है कि जो लोग अभी भी जिनको लगता है कि हमारी नोटिफिकेशन नहीं आ रही, हमारे पेज को लाइक कर दें, हमारा ऐप पंजाब केसरी को उसको डाउनलोड कर लेंगे तो बाकी जगह से जो आपके संगठनों की खबरें वो भी आप देख पाएंगे, और विस्तार से जो है हम इसको पंजाब केसरी अखबार में भी जो है स्थान दे रहे हैं आजकल, तो उसको भी आप अगले कल के अखबार में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।